अस्सलाम वालेकुम एमडी के रेस्टोरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल जो है वो ठीक ठाक होंगे और अपनी जो है एमडी कैट की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से आप लोगों की चल रही होगी। तो बच्चों, आज की जो सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये किप्स एंट्री टेस्ट सीरीज़ है। इसका नया एडिशन जो है हमारे पास 3rd एडिशन एमडी कैट का, इससे हम लोग जो हैं वो वीडियो बनाना स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला किप्स का कंप्लीट वीडियो सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको हर दिन के हिसाब से अपलोड होता मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चों कि मैं जो हूँ जैसे ऑनलाइन आप लोगों को पता है कि इसके अलावा मैं अपने फोर्स एंड मोशन और दूसरे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स भी डाल रही थी। वॉल सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी, मसला उसमें ये आ रहा है कि शॉर्ट इतनी ज़्यादा मैं डाल नहीं पा रही हूँ, तो मेरी कोशिश है कि मैं उसकी भी कंप्लीट वीडियो सीरीज़ ही आपके साथ शेयर कर दूँ। सेकेंड ये कि मैं लाइव आना चाह रही हूँ 6 जून को संडे वाले दिन, जिसमें मैं कंप्लीट बायोलॉजी कवर करवाऊँगी, फर्स्ट ईयर की कंप्लीट बायोलॉजी। तो उसके लिए ज़रूरी है बच्चों कि मेरा लाइव ऑन हो जाए, लेकिन मेरे फ़ोन में आई डोंट नो कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। आप शॉर्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है उसके हिसाब से। अगर प्लीज़ किसी को भी उसकी सेटिंग्स पता है या कुछ भी, तो मुझे काइंडली और मेरा पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकता है इस हवाले से कि मैम हमें इस बारे में पता है, आप ये चीज़ कर सकती हैं, या मुझे कमेंट में भी गाइड कर सकता है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर भी देख लिया है बहुत सर्च करके, कहीं से भी वो सेटिंग ऑन नहीं हो रही है जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर लाइव आ सकूं। तो काइंडली आप लोग अगर उस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो बहुत मेहरबानी होगी। वरना फिर मुझे इसी तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर डालना पड़ेगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर 4 से 5 घंटे का बहुत लंबा हो जाएगा। फिर उसको एडिट करना, फिर उसको डालना एक बहुत लंबी कहानी है। इसलिए मैं चाह रही थी कि लाइव बच्चों के साथ आकर जो कनेक्शन बिल्ड होता है और लाइव बच्चों को जो क्वेश्चन उस टाइम समझ ना आए उसका जवाब देना, और वो एक सेशन, वो एक अलग सेशन है और रिकॉर्डेड वीडियो का सेशन एक अलग है। तो काइंडली बच्चों, अगर आप लोग इसमें कोई भी हेल्प कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर जो है मेरे पर्सनल मैसेज, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर जो बिज़नेस व्हाट्सएप है, सेकेंड आप लोग कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो बगैर लेट किए स्टार्ट करते हैं। कि जो आज चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा पहले से ही कि हम जो चैप्टर आज कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स, और टॉपिक 7 है। अच्छा, ये एमसीक्यूज़, इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ ज़्यादातर थ्योरेटिकल होते हैं, लेकिन बच्चों को मुश्किल लगते हैं क्योंकि उनको सही सोर्स नहीं मिल रही होती है एमसीक्यू सॉल्व करने की। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों का जिस मेथड से, जिस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो इसके बाद कोई भी एमसीक्यू से नहीं रह जाएगा जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा होगा। ओके बच्चों, तो जी लेट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फॉलोइंग रिएक्शन इफ आयरन इज नॉट 100% प्योर। कह रहे हैं 100। अच्छा, ये जो चीज़ें इन्होंने दी हैं यहाँ पर, ये सब आपको डिस्टर्ब करने के लिए दी हुई हैं। एक्चुअली इसका कोई भी आपसे लिंक नहीं है क्वेश्चन से। असल में आपने देखना है कि आयरन का रिएक्शन हो रहा है और आयरन की हमारे पास यहाँ पर जो है वो O2 मिल रहा है और फिर ये रिएक्शन हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारी बुक के अंदर चीज़ गिवन है कि ये वाला जो रिएक्शन है वो कैसा होता है, वेरी स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो भी आपके पास रस्टिंग हो रही होती है, ये जो रिएक्शन है वो रस्टिंग ऑफ आयरन का, यानी कि जंग लगने का। तो आपको पता है ये फास्ट तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है ना आयरन की, तो यहाँ पे रस्टिंग हो रही है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, वेरी स्लो रिएक्शन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर यूजुअली स्लो। कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो यूजुअली हल्के होते हैं, स्लो होते हैं। ऑप्शन में है न्यूट्रलाइजेशंस ऑफ एसिड एंड बेस, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एक्सप्लोजन मैटर रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, और फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो बच्चों अगर हम इसको मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं ना बच्चों किसकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस की, तो ये वाले जो रिएक्शन होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, चाहे ये मोस्टली वैसे तो एसिड और बेस के ही होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो एसिड और बेस के वाले रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, फास्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं। फिर सेकंड में इन्होंने हमें ऑप्शन दिया है एक्सप्लोजन वाला। जो एक्सप्लोजन वाले रिएक्शंस होते हैं बच्चों, ये भी आप सबको पता है एकदम से एक्सप्लोजन हो रहा होता है, और इन रिएक्शंस को भी हम जो है वो फास्ट कैटेगरी में ही लेकर आते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, तो ये भी हमारे पास खैर फास्ट में तो नहीं आते लेकिन स्लो में भी नहीं आते। लाइक हम कह सकते हैं कि ये वाले रिएक्शंस हमारे पास जो है वो ज़्यादातर मॉडरेट फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब बच्चों ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास होते हैं जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, जो रिएक्शंस हमारे पास होते हैं बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होता है ना बेंजीन के अंदर, वही हमारे पास इसकी एग्जांपल है। अब उसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा होता है और उसकी जगह जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन आके जो है वो अपनी जगह पे
फिल हो रहा होता है, तो ये भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा, इन रिएक्शंस को हम और इसके अलावा ईस्टरिफिकेशन भी कह सकते हैं। ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है, हमारे पास जो है वो ईस्टर प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये वाले रिएक्शंस भी जो होते हैं वो हमारे पास सारे वैसे रिएक्शंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो सारे प्रोसेस हैं ये सब स्लो हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू ऑक्योर। अगर आप चाह रहे हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑक्योर हो तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर कि द वेसल शेल बी ओपन, उसकी वेसल जो है वो ओपन होनी चाहिए। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल शुड हैव लेस एनर्जी देन एक्टिवेशन एनर्जी टाइम ऑफ कोलिजन, यानी कह रहे हैं क्या उसके रिएक्शन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए एक्टिवेशन के हिसाब से, या फिर रिएक्शन मॉलिक्यूल जो है वो प्रॉपरली ओरिएंटेड होनी चाहिए, उनकी एनर्जी भी इक्वल होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के, या फिर वो कोलाइड ना करें एक दूसरे से। तो इसमें ऑप्शन जो है वो सी वो बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, अगर आप कभी भी चाह रहे हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करे और क्योर हो बहुत अच्छे तरीके से, तो उसमें लाजमी आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब वो चीज़ ये होती है कि आपने देखना है कि उसकी ओरिएंटेशन जो है वो प्रॉपरली हुई हो, और दूसरा उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बराबर हो उसकी अपनी एनर्जी से, तो फिर वो रिएक्शन केमिकली बहुत अच्छे से परफॉर्म होता है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड वी हैव द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 K to 100 K। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कह रहे हैं अगर हम 10 डिग्री से 100 तक चले जाएं, यानी 10 केल्विन से 100 केल्विन तक चले जाएं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर मैं आप लोगों को इसको फार्मूले से सॉल्व करने सिखाऊं, बहुत इजी इसका फार्मूला होता है, और वो हमारे पास होता है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। रेट हमारे पास जितना इंक्रीज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 2 के, और ये यहाँ पे आ जाता है एन। एन क्या है? एन एक्चुअली वो वैल्यू है जिस रेट से वो चीज़ बढ़ रही है। लाइक 10 से कहाँ जा रही है? 100 पर। तो हम यहाँ जल्दी से काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास बीच में कितने इंटरवल्स आ रहे हैं। 10 से पहले 20 हुई होगी, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ठीक है, 60, इसी तरीके से 70, 80, 90 एंड 100। तो 10 से गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर बीच में हमारे पास जो इंटरवल्स आ रहे हैं वो टोटल 9 इंटरवल्स हैं। तो 9 इंटरवल का मतलब है कि रेट हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 9, राइट। तो जब हम 2 की पावर 9 निकालेंगे, लाइक 2 को 9 दफ़ा लिखेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 512। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 502। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे रिएक्टेंट की तो ये भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। फिर हमारे पास आता है, ये आप बताएं कि इसमें किसकी लाइक क्या जो है वो होगा, लाइक इसका किसके साथ कौन सा जो है वो रिएक्शन या रिलेशन होगा। तो बच्चों देखिए, इसमें आप लोगों ने ये चीज़ सिंपली देखनी होती है। आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि 0.01 यानी ये 0.01, यानी जब DM³ 1 था तो ये 1 से कितना बढ़ गया? 2, और जब ये 2 था तो ये भी 1 से 2 बढ़ गया। लेकिन अगर मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करूँ तो आप लोग इस चीज़ को जो समझेंगे ना वो कुछ इस तरीके से समझे। मैं इसको थोड़ा सा बैकवर्ड कर देती ताकि आप लोगों को क्लियरली चीज़ें समझ आ जाए। अच्छा बच्चों देखिए, अब आप लोगों को चीज़ों पर जो है ना वो अच्छे से ध्यान लगाना है और उसको समझना है। देखिए, पहले हमारे पास जो था वो इसकी ए की कंसंट्रेशन कितनी थी? वेट, ए बी, और ये है रेट ऑफ रिएक्शन। ए की कंसंट्रेशन 0.1 थी, तो बी की भी कितनी है? 0.1, और इसकी कितनी है? 2। ओके, फिर उसके बाद जब हमने बी की बढ़ा दी, यानी बी की डबल कर दी, इसकी हमने सेम रहने दी, तो इसकी भी डबल हो गई, 2 से 4 हो गई। फिर समझे हमने बी ए की वापस से वही कर दी, 0.1 कर दी, और बी की डबल कर दी, तब भी वो 4 रही। क्यों? पहले हमने इसकी डबल की थी, ये सेम रहने दिया था, अब ये सेम रहने दिया, ये डबल कर दिया, 4 हो गया। और अगर हम दोनों को ही डबल कर दें, इसको भी 0.2 कर दें, इसको भी 0.2 कर दें, तो ये 4 गुना बढ़ जाएगी। तो 2 से हमारे पास ये 8 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए और बी दोनों पे सेम इफेक्ट पड़ा है, तो हमारे पास जो इसकी के की इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। और इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जिसमें ए और बी दोनों जो है वो इक्वल है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग किप्स की बुक ले लें तो वो भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, 7 किप्स की बुक ले लें, वो रख के मेरी वीडियो लेक्चर सुन लें। और अगर नहीं तो आपको मैं जिस तरीके से वीडियो शो करवा रही हूँ, उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ दिख रहे होंगे, तो बुक लेने की भी इवन ज़रूरत नहीं है। ओके, अच्छा जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहे हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस कैन बी स्टडीड बाय।
जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो आयन से रिलेटेड होता है वो किस में स्टडी होता है, तो उसका ऑप्शन करेक्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। अभी मैं आप लोगों को सारा बता देती हूँ कि कौन सा मेथड किस में यूज़ होता है, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ 9 तक जरा MCQ सॉल्व कर लें, 9 के बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये चीज़ भी जो हूँ अच्छे से क्लियर कर दूँगी। अच्छा, फिर सेकंड हमारे पास है विच मेथड फॉर रेट डिटर्मिनेशन इज यूजफुल फॉर दोज रिएक्शन। रेट डिटर्मिनेशन के लिए जो यूज़ होता है वो होता है डायलोमेट्रिक मेथड, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन 9 हमारे पास है विच मेथड फॉर द रेट डिटर्मिनेशन इज एप्लीकेबल टू द रिएक्शन इन सॉल्यूशन वेयर द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट। तो वो जो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारे पास रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड के अंदर यूज हो रहा होता है। मैं आपको जल्दी से लिखवा देती हूँ कि कौन सी चीज़ों के अंदर कौन से मेथड्स वगैरह जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, ताकि आप लोगों को इस चीज़ में आसानी हो जाए। देखिए जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर हम आयंस की बात करें कि आयंस कंडक्ट हो रहे हैं, तो अगर आयंस कंडक्ट हो रहे होते हैं तो वो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड के अंदर, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम है जिसमें चेंज आ रहा है, तो ये हमारे पास किसके अंदर हो रहा होता है, जो हमारे पास जियोमेट्रिक वाला सिस्टम होता है। फिर बच्चों अगर हम लोग बात करें कि कोई लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आई और लाइट आके किसी न किसी एंगल पर रोटेट हो गई, एंगल पर रोटेट हो रही है लाइट, तो फिर हम बात करते हैं कि ये ऑप्टिकल है। अच्छा, एंगल कौन से होते हैं बच्चों, ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो एंगल हमारे पास दो होते हैं। अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो हम इसको कहते हैं कि ये डेक्सो रोटेट कर रही है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रही है तो लीवो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास है रिफ्रैक्टो। अब रिफ्रैक्टो कब यूज होता है, जब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज आ रहा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा है तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास कौन सा मेथड है, रिफ्रैक्टो मेथड है। और फिर अगर हम बात करें कि हमारे पास लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करिए, लाइट आई और किसके साथ इंटरेक्ट हुई, मेटल के साथ, यानी मेटल की सरफेस के साथ, तो फिर हम कहते हैं मेटल नहीं, सॉरी, मैटर है ये, कोई भी मैटर, ठीक है। तो हम कहेंगे ये कौन सा मेथड है, स्पेक्ट्रोमेट्रिक। तो मैं थोड़ा सा इसको बैक कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको क्लियरली देख सकें, ठीक है। आप लोग चाहें तो आप लोग इसका SS वगैरह भी ले सकते हैं। ये हमारे पास ये वाला, सॉरी, ये हमारे पास कंडक्टिविटी मेथड है, ये डायल्यूमेट्रिक मेथड है, ऑप्टिकल मेथड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेक्ट्रोमेट्री। तो अगर आप लोग चाहें तो एक सेकेंड, आप लोग इसका जो है वो अच्छे से SS वगैरह भी ले सकते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। ओके, तो होप तो आप लोगों ने अब तक इसके SS वगैरह जो है वो सारा ले लिया होगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं इसके। ओके, सो वेट अ सेकेंड, जैसे यहाँ कर लेते हैं। ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ द रिएक्शन इन। अच्छा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वो इक्वल होता है यूनिटी के। ये चीज़ आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ के बारे में क्लियरेशन होगी, क्योंकि ये आपकी पूरी बुक ही है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, इसमें इसको मैं थोड़ा सा करीब कर लेती ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कह रहे हैं द यूनिट रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो उसका ऑप्शन है डी, मोल -1, यानी कि इनवर्स DM क्यूब और सेकंड इनवर्स। अच्छा, ये किस तरीके से आया, अगर आप लोगों को वो समझना है तो मैं वो भी समझा देती हूँ बच्चों। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पता है पहले से, तो वो वीडियो को थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड जो है वो आगे कर सकता है, वरना फिर मैं जो हूँ इस चीज़ को समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो K होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम पर, राइट। ये मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि आप लोग किस तरीके से ढूंढ सकते हैं कि आपके पास कौन सा ऑर्डर है कौन सा नहीं। इन्होंने हमें बोला है कि सेकंड ऑर्डर का हमने जो है ना वो निकालना है। तो देखिए, हमें पता है K बराबर होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के, और यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 1 - n। 1 - n का जो फार्मूला है वो आपने याद रखना है। अब क्या होगा कि कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, टाइम के भी टाइम जो होता है उसके पास भी क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 1 - n। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर। उन्होंने हमें कौन सा कहा, सेकंड ऑर्डर, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो हमारे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी -1, और टाइम हमारे पास क्या रहेगा, टाइम तो हमारे पास जो है वो सिंपली 1 ही रहेगा। फिर क्या हो जाएगा कि हमारे पास अब हम यूनिट्स लगा देंगे। कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लगाते हैं, मोल पर DM क्यूब, राइट, मोल पर DM क्यूब, जो कि हमारे पास ये होता है, और इसके बाहर हमारे पास है माइनस इनवर्स, और टाइम हमारे पास जो सेकंड है
वो हमारे पास है 1। अब क्या होगा, जब ये साइन ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मोल इनवर्स, क्योंकि इनवर्स इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, 1 1 जा 1 और प्लस माइनस -1 डॉट DM क्यूब, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3, और जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इसका जो 1 प्लस में है वो चला जाएगा इन्वर्स में, तो इसलिए हमारे पास सेकंड ऑर्डर का यूनिट ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, होप सो कि ये चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप लोग चाहें तो इसका जो है वो SS ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पहले से आता था तो आप लोग वीडियो होप सो स्किप कर चुके होंगे। तो फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 हियर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकम फर्स्ट ऑर्डर व्हेन। सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कब बनता है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इसको आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करना है और फिर मुझे बताना है। देखिए बच्चों, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कब जो है वो बनेगा यहाँ पर हमारे पास, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो B है, वन इज इन द लार्जेस्ट एक्सेस। अब कैसे बनेगा, अच्छा ऑर्डर कैसे पता चलता है बच्चों कि कौन से ऑर्डर में। देखिए, अगर हमारे पास रिएक्शन A लिखा है और ये B लिखा है, तो ये हमारे पास दोनों 1 है, तो ये सेकेंड ऑर्डर है। अगर इसमें से एक बढ़ा दिया जाए, एक को हम 2 कर दे, तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोनों 0 हैं, इसमें हमने 1 लगा दिया तो ये अब फर्स्ट ऑर्डर बन गया, क्योंकि हम इनकी पावर्स को ऐड करते हैं और हम बताते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास कि हम सेकेंड ऑर्डर कब बनाएंगे बिकम फर्स्ट ऑर्डर, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर कब फर्स्ट ऑर्डर बन सकता है, जब हम एक को लार्ज एक्सिस में कर दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मतलब कि वो फिर हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हाफ लाइफ टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन CCl4 is 2.5 hours at 30 degree. The amount of substance left after 10 hours if the initial weight of the substance is 160. अच्छा बच्चों याद रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में, हाफ लाइफ के क्वेश्चन में आपके पास 2 टाइम दिए गए हों, एक पहले का टाइम और एक बाद का टाइम, तो उसके साथ और फिर ये जो आपको आखिर में इनिशियल वेट दिया है, इसके साथ इनकी वैल्यूज़ को पुट करके हम आंसर इसका ईजी निकाल सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को जल्दी से सिखा देती हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत ईजी मेथड है इसका। अच्छा, कुछ लोग बहुत मुश्किल से इसको सिखा रहे होते हैं, लेकिन मैं इसका बहुत ईजी मेथड आप लोगों को सिखा दूंगी, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जो हमारे पास हाफ लाइफ होती है ना, जो हमारे पास हाफ लाइफ होती है उसको हम निकालते हैं, जो हमारे पास टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम अपॉन द टाइम ऑफ हाफ लाइफ, तो हम इस तरह निकालते हैं। टोटल टाइम यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 आवर्स दिए हुए, राइट, और हाफ लाइफ कितनी दी हुई है 2.5 आवर्स। अच्छा, ये मेरी ना पीछे ब्लैक की वजह से सारी बुक ख़राब हो रही है। ओके, तो ये है, ठीक है। अब क्या करना है, हाफ लाइफ दी हुई है 2.5, जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 4। ओके, इसका मतलब है कि 160 को हमने 4 दफ़ा आधा करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। पहले एक दफ़ा आधा करते हैं, आधा करने के लिए डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो जब हम 160 को 2 से आधा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80/2। ये हमारे पास पहली दफ़ा आधा हो गया। फिर दूसरी दफ़ा आधा करेंगे तो इसमें हम लोग 80 हो जाएगा 40/2, राइट, डिवाइड करें हम, ठीक है। फिर इसको हम वापस से आधा करें थर्ड टाइम, तो आंसर आ जाएगा 20। फिर फोर्थ टाइम, लास्ट टाइम डिवाइड करेंगे तो 10 ग्राम, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास 10 ग्राम, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ये आप लोग सॉल्यूशन जो है वो आराम से देख सकते हैं, ताकि आप लोग को सॉल्यूशन जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चाहें तो आप लोग इसके एसेस वगैरह भी ले लें, ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ जाए। ओके, फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इनटू एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल इज द प्रोसेस। यानी कि देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड हमारे पास हाइड्रोलाइसिस हो रही है इथाइल एसीटेट की और साथ ही एसिटिक एसिड की। अब ये क्या है, इससे मुराद है हमारे पास कि यहाँ पर ईस्टरिफिकेशन हो रही है, यानी कि ईस्टर बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर हो रही है। तो जब भी हाइड्रोलाइसिस होती है हमारे पास यहाँ पर इथाइल एसीटेट की, यानी कि ईस्टर फॉर्म हो रहा होता है, तो इस चीज़ को हम लोग कह रहे होता है फिशर ईस्टरिफिकेशन। तो जब भी आपके पास लिखा हुआ है फिशर ईस्टरिफिकेशन या हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, फॉर अ रिएक्शन A+2B रेट इज गिवन बाय दिस, हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। अच्छा, अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं आपको इसमें जल्दी से बताती हूँ कि बच्चे जो है वो गलती क्या करते हैं, और शायद आप लोग भी इस गलती को करें अगर आप लोगों के ये आए।
बट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ध्यान से तो होप सो की गलती आप लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन में कहा हुआ है कि ए हो रहा है प्लस 2b, यानी कि ए की कंसनट्रेशन तो कुछ नहीं है 1 है और जो बी की कंसनट्रेशन है वो कितनी है 2 है। तो इस हिसाब से बच्चे क्या करते हैं 1 + 2 को आंसर देते थे कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। जबकि यहाँ पर जब हमें रेट लॉ दिया हुआ है तो इस इक्वेशन की कोई वैल्यू है ही नहीं। हम किसको देखते हैं, रेट लॉ को देखते हैं। रेट लॉ में हमारे पास ए की 1 वैल्यू है और बी की भी क्या वैल्यू है 1 वैल्यू, कुछ नहीं होता तो 1 होती है, तो बी की भी 1 वैल्यू है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों के पास इक्वेशन भी दी हुई है और साथ ही साथ आप लोगों के पास जो है वो रेट लॉ भी दिया हुआ है तो रेट लॉ ज़्यादा अहमियत रखता है। सेकेंड वी हैव द क्वेश्चन फॉर अ केमिकल रिएक्शन A-B, the rate of reaction doubles when the concentration of A is increased 4 times the order of reaction is। कह रहे हैं कि बताएं रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है और कंसंट्रेशन A की 4 गुना बढ़ रही है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अब हम इसको किस तरीके से जो है वो सॉल्व करते हैं, तो हम लोग जो है ना वो ये वाला अभी फ़ौरन से इसको सॉल्व करके मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा मैं नीचे ही कपड़ा रख देती हूँ बिकॉज मेरी किताब बहुत ज़्यादा इससे ना गंदी सी हो रही है, तो हम ये नीचे जो है ना एक क्लोथ सा रख देते हैं। अच्छा ओके, सो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है, राइट। तो हमने क्या करना है, फाइंडिंग ऑर्डर। शायद मैं इसने अपनी पहली वीडियो में भी आप लोगों को तरीका बता सकती हूँ हम ऑर्डर किस तरीके से फाइंड करते हैं किसी भी उसका। तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है, देखो हमें पता है कि रेट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की कंसनट्रेशन से। ये एन का मतलब है कोई ना कोई पावर इसके ऊपर। अच्छा देखिए यहाँ पर हमारे पास रेट कितना उन्होंने बताया डबल हो रहा है और ए की कंसनट्रेशन 4 गुना बढ़ी है और ये एन। अब हमने इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि इस एन पे कोई ना कोई पावर आ जाए, तो हम इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इसकी जगह हम लगा देंगे इसका जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और 2 ऐसी रहेगा और उसके ऊपर स्क्वायर ऐसी रहेगा, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2n जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 = 2n, यानी कि ये जब नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास हाफ n, राइट। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। क्वेश्चन आंसर में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाफ। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया वो आया है हाफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 is what will be the order of reaction if doubling the concentration of reactant increase the rate by 4 and tripling the concentration of reactant increase the factor of 9। यानी कह रहे हैं क्या होगा अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट पे 4 गुना असर पड़ रहा है और अगर हम कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हैं 3 गुना कर रहे हैं तो रेट पे 9 टाइम्स जो है वो अफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम देखें हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वैसे हम यहाँ पर डबलिंग कर रहे हैं, बट फिर भी अगर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको क्लियरली समझाने की कोशिश करूँ तो मैं कोशिश करती हूँ। वेट अ सेकेंड। अच्छा देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिटा के आपको दिखाते हैं, लेकिन ओके सी हो क्या रहा है, कह रहे हैं हम जब रेट है सही, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया कि रेट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक ही कंसंट्रेशन की कोई ना कोई पावर से। अब यहाँ पे कह रहे हैं जब हम रेट को 4 गुना बढ़ा रहे हैं, इसको डबल कर रहे हैं कंसंट्रेशन को, तो रेट 4 के फैक्टर से बढ़ा है। कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट 9 के फैक्टर से बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं और स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर डबल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये चीज़ भी आप लोगों को जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ना फिर हमारे पास जो है वो आता है क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 2 है, ठीक है, डबलिंग। अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द रिएक्शन इज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। अब कंसंट्रेशन को कितना इंक्रीज कर दिया 8 टाइम और रेट को 2 टाइम बोल रहे हैं। अब बताएं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंपली आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस किए गए हैं और आपको उसके आंसर देने हैं, लेकिन ये आप लोग तभी दे सकते हैं जब आप लोगों को पता होगा कि इसके आंसर हमने किस तरीके से देने हैं। ठीक है, फिर इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास रेट वही हिसाब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की कंसंट्रेशन से, जो भी ए की कंसंट्रेशन होगी और यहाँ पर एन आ जाएगा। अब ए की उन्होंने हमें बोला कि यहाँ हम इसको जो है वो क्या कर रहे हैं 2 गुना बढ़ा रहे हैं और ये 8 बढ़ा है, राइट, 8 टाइम्स बढ़ा है ना, उसको डबल कर रहे हैं वो 8 टाइम्स बढ़ा है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कि हम अगर यहाँ पर लिखते हैं 2 की पावर 3, तो देखें 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो 8 हमारे पास आ जाएगा। तो हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1/3n, राइट। तो यहाँ से जब हम n निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/3। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो क्या आएगा 1/3।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है कि द रेट लॉ of a reaction is this, on doubling the concentration of both A and B the rate of reaction will be। क्या होगा अगर हम दोनों की रेट को डबल कर दे? तो हम जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं, करके देखिए। बस याद रखिएगा कि A के ऊपर स्क्वायर है, B के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको जल्दी से इसको जो है वो सॉल्व करके चेक करवा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, रेट लॉ की मदद से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। रेट लॉ हमें क्या दिया हुआ है? रेट लॉ इन्होंने हमें दिया हुआ है ए के ऊपर स्क्वायर है और बी के ऊपर कुछ भी नहीं है, राइट। और उन्होंने बोला कि दोनों को हम डबल करें, तो जब हम 2 को डबल करेंगे और इस वाले 2 को ऐसे ही रहने देंगे तो 2 2 हो जाएगा 4 और 4 भी ब्रैकेट में होगा और 2 भी ब्रैकेट में होगा, और जो ब्रैकेट में होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 2 हो जाएगा 8। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 8। ओके, चलिए बच्चों, फिर हम लोग आ जाते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन है 8C। फिर हम लोग आ जाते हैं 20th क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ना वो टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट इंशाल्लाह होप्स हो कि आप लोग इजीली कर लेंगे। यहाँ हमारे पास कहना है फॉर अ रिएक्शन A + B बराबर होता है C + D के। तो अगर हम कंसनट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या कह रहे हैं, कोई ना कोई इंक्रीज आ रहा है रेट के ऊपर। लेकिन अगर हम 8 टाइम्स कर रहे हैं तो डबलिंग द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ओनली B सिंप्लीफाई द डबल द रिएक्शन रेट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 में कहा जा रहा है कि हमारे पास इस इक्वेशन है A + B और C + D। कह रहे हैं अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम रिएक्शन के जो हमारे पास रेट है उसको 8 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है B की वो वैसे ही वो डबल हो रही है। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, अब बताना है कि इसमें क्या मतलब अफेक्ट पड़ रहा है, कि हमारे पास इसमें क्या जो है ना वो आंसर आएगा। तो इसको भी मैं जल्दी से आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देती हूँ। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को साथ साथ क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि बाकी रह जाए, ठीक है। ओके, तो देखें, इसमें हमारे पास हम देखते हैं, पहले हम दोनों को डबल करके चेक करते हैं, फिर हम एक को डबल। बस हमें 8 आंसर चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 8 आंसर आ रहा है। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से 8 आंसर आएगा। अगर हम रेट लगाएंगे और A और B दोनों को डबल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दोनों डबल भी हो रहे हैं शायद, और एक में शायद एक डबल नहीं भी हो रहा। तो आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। अब अगर हम इसको भी डबल करते हैं और इसको भी डबल करते हैं, 2 2 4 4 2 2 4, यहाँ पे भी 4 आएगा, और 4 4 हमारे पास आ जाएगा 16 तो आंसर नहीं आ रहा। हमें क्या चाहिए? हमें 8 चाहिए, राइट। तो हमें इसको किसी और मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। वो और मेथड क्या है कि अभी हम चेक करते हैं। हम रेट लिख के इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं A के स्क्वायर की, और B को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जब हम इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और B को ऐसे ही रहने देंगे तो 2 2 हो जाएगा 4 और ये 2, और फिर आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। यानी कि ये वाली इक्वेशन जिसमें A के ऊपर स्क्वायर और B खाली है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगी। तो अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो है ये वाला, राइट, ऑप्शन नंबर D। चलिए बच्चों, फटाफट से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमसे कह रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन 2x + y प्रोडक्ट्स। अब ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है 2x + y का, और ये हमें दे दिया यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है। बोल रहे इफ़ x इन लार्ज, अगर हम x को और बढ़ा दें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा? तो आप लोगों को एक चीज़ बतानी चाहिए, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। वो रिएक्टेंट जो कि कम मिकदार में मौजूद है उस पर रिएक्ट करता है। तो जो रेट है वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा? y पे, क्योंकि y कम मिकदार में। तो अगर हम x को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो उससे इतना ज़्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। y में 1 है, y का रिएक्शन 1 है, क्योंकि y के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट ऑर्डर ही जो है वो मानेंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे हमसे कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर निकाल रहे होते हैं ना, जब भी हम कभी फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा होता है हाफ लाइफ का, वो कितना आ रहा होता है? 0.693/K। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, 0.693/K। ये याद रखिएगा, बल्कि मैं आपको लिखवा भी देती हूँ अभी। और क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर का हमेशा A/2K होता है। ये मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये आप लोग बस याद रख लीजिए, इसको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए MD-GAT में ना सॉल्यूशन नहीं आपको ज़्यादा चाहिए होता है, आपको बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाएँ जब भी हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ओके,
जब भी हम बात करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा ना वो आएगा A/2K के बराबर। किसकी आएगी इसकी? हाफ लाइफ। और जब भी हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हमारे पास हाफ लाइफ आएगी वो आएगी 0.693/K के। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से बच्चों दिमाग में रखनी है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी ये चीज़ें भूले ना। अच्छा बच्चों, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 25 से, इंशाल्लाह ताला 25 से, फिर उसके बाद पास पेपर्स के क्वेश्चंस, और आई थिंक ये भी 41 से स्टार्ट होकर तकरीबन हमारे पास जो है वो जा रहे हैं, अच्छे खासे लंबे हैं, 94 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको इंशाल्लाह कल ही जो है वो अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि मेरी बैटरी की जो है ना वो फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, सिर्फ 6% रह गई है। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग लाजमी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के पास जो है वो लाजमी मेरी ये वीडियो पहुँच जाए और आप लोग उसको देख लें। ठीक है बच्चों, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच जाए और आप उसको भी देख लें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।